नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस एपिसोड के 18वें क्रम में 18वें दिन मैं डॉक्टर अंश श्रीवास्तव, बस्ती उत्तर प्रदेश से, रात 9 बजे के इस क्लास में आज कुछ मैं अपने निजी व्यस्तताओं के कारण बीच नहीं आ सका। इसके लिए मुझे खेद है कि आज आप रात 9 बजे तक मेरा इंतजार किए। कल मैंने आपको ब्लड की मूल रचनाओं के बारे में चर्चा की थी। ये ब्लड जो हमारे रेड बोन मैरो से निर्मित होता है, ये शरीर में आर्टरीज के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। रक्त को ले जाने और रक्त को वापस हृदय में लाने, यानी हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने और विभिन्न अंगों से फिर आर्टरीज और वेन्स का एक चैनल बना होता है पूरे बॉडी में। जो एट्रियल सिस्टम होता है, यानी का, जिसको आप हिंदी में धमनी कहते हैं, धमनी तंत्र और शिरा तंत्र, यानी एट्रियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम। तो एट्रियल सिस्टम आपका प्योर ब्लड हार्ट से बॉडी के विभिन्न अंगों तक, टिश्यू फ्लूइड तक, उन ऊतकों तक पहुंचाता है और विभिन्न अंगों से अनऑक्सीजेनेटेड ग्रुप, जो ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो रक्त यानी इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त, वो अंगों से हृदय की ओर वेन्स द्वारा लाया जाता है। दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है। एक पल्मोनरी आर्टरीज होती है, इस ब्लड होता है। ध्यान रखिएगा कि सारी आर्टरीज में रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर या अशुद्ध रक्त होता है। ठीक उसी तरीके से सारी वेन्स शुद्ध रक्त होता है या इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि पल्मोनरी जो पल्मोनरी शब्द आप समझ रहे हैं ना, पल्मोनरी शब्द जो है आपके लंग्स से लिया गया है, श्वसन संस्थान से। तो करने में जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो इम्प्योर ब्लड रखती हैं और जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो प्योर ब्लड रखती हैं। ये एक जनरल बातें हमने आपको बताया। हम आपको ये बता दें कि आर्टरीज मोटी होती हैं, उनकी मांसपेशियां अंदर की ज़्यादा गहरी होती हैं, लेकिन उनके अंदर का जो क्षेत्रफल होता है ब्लड को ले जाने के लिए, या ये कह रहे हैं कि उसके अंदर का जो गैप होता है वो बहुत। इसके ठीक विपरीत वेन्स पतली होती हैं, लेकिन उनके अंदर मांसपेशियों का जो जमाव है या उनके अंदर का जो गहरापन है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वो पतली होती हैं, थिन होती हैं। यानी आपकी आर्टरीज मोटी होती हैं, उनमें एक थिकनेस होता है और वेनस में थिननेस होता है। ये दो अंतर हमने आपको बताया। हमारी आर्टरी जब आगे बढ़ती हैं तो उनमें लगभग 8 से 10 ब्रांचेस बन जाती हैं और उसे हम एट्रियोल कहते हैं। एट्रियोल जब और आगे बढ़ती है तो उसमें लगभग 10 से 100 ब्रांचें बन जाती हैं, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। और ये कैपिलरीज एक नेटवर्क बना लेता है और पूरे के पूरे कैपिलरीज में बहुत बारीक छिद्र होते हैं, वहां से वो टिश्यू फ्लूइड में चले जाता है और पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है उसका अंतिम सिरा जो यहाँ पे हम आर्टरीज के कैपिलरी नेटवर्क के जो अंतिम सिरे होते हैं, फिर वो और पतले होते चले जाते हैं और वहीं से वेनस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, वहीं से वेन्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वो वेन्स घूमते घूमते आगे मोटे होते आकर के हार्ट तक बहुत मोटे हो जाते हैं। यानी सिस्टम उल्टा चलता है। इसको फिर से समझ लें कि आर्टरीज या धमनियां पहले एक होती है, आगे जाके 8 से 10 में बढ़ती है, फिर वो 10 से 100 में बढ़ती है, फिर 100 से जाके उसका पूरा का पूरा एक सिस्टम, एक नेट या जाल बना लेते हैं। उन जाल से फिर पतली निकल करके वेन्स के रूप में बन जाती है, क्योंकि वहां पर जहां तक रक्त की सप्लाई जाती है, कैपिलरीज में जाके रक्त की सप्लाई समाप्त हो जाती है।
उन अंगों की, उन टिश्यूज की, टिश्यू फ्लूइड में जो ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद जो CO2 बनी है, वो CO2 इस ब्लड के माध्यम से फिर कैरी की जाती है और कैरी करके वेंस का एक जाल बनता हुआ आगे मोटा होता होता फिर आगे बढ़ा, यानी जस्ट उल्टा। हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो मोटे से पतले की ओर चलती हैं और वेंस पतले से मोटाई की ओर चलती है। ये बॉडी का प्रकृति का एक सिस्टम है, क्योंकि उसका कारण भी है कि इधर से ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है तो आगे प्रेशर बढ़ता चला जाता है जो जो पतली नली होती है, और उधर से धीरे धीरे ब्लड आगे की ओर बढ़ता जाता है और जो जो आगे बढ़ता है उसका वो मोटा होता जाता है नला, जो उसकी नली होती है, तो उससे ब्लड का प्रेशर हार्ट पर कम पड़ता है। यानी जो अशुद्ध रक्त आता है वो कम प्रेशर से हार्ट पर आता है और जो प्योर ब्लड होता है वो अधिक प्रेशर से अंगों में जाता है, जिससे उनमें आपस में आदान प्रदान छनने की जो क्षमता होती है ब्लड की, कैपिलरीज के जाल से निकल करके वहां से टिश्यू छन करके टिश्यू मुंह चले जाते हैं, पदार्थ प्लाज्मा होता है और वहीं से ऑक्सीजन आपके टिश्यू तक चली जाती है। ये एक जनरल बातें हमने आपको बताई। यहां पे हम आपको ये भी बता दें कि आदान प्रदान करते हैं तो इस चरण में जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका कुछ अंश केशिकाओं से यानी कैपिलरीज से रिस करके टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है और इसमें ऑक्सीजन होता है, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। टिश्यू सेल्स जो है इन पदार्थों को फिर टिश्यू फ्लूइड में ले लेती हैं और CO2 को नाइट्रोजनस पदार्थों के साथ वेनस में वापस भेज देती हैं। तो आर्टरीज और वेन्स का ये अलग अलग सिस्टम है हमारे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन का। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अंतर देखें, मेन डिफरेंस कि हमारे आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर हुआ है, तो पहला जो मेन पॉइंट है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो हृदय से अंगों और ऊतकों तक आर्टरीज के द्वारा भेजा जाता है और जो और ऊतकों से अशुद्ध रक्त है वो हृदय की ओर भेजा जाता है। दूसरा अंतर हम ये भी कह सकते हैं कि रुधिर पर दाब या ब्लड पर आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है और उधर वेन्स से उसका प्रेशर कम होता है। ये हमने यहाँ पर दिया है। इसकी दीवारें यानी आर्टरीज की दीवारें पेशियों होती हैं, मोटी होती हैं, लेकिन इनका आयतन कम होता है और इसका ठीक उल्टा वेन्स में दीवारें पतली होती हैं, अंदर आयतन ज्यादा होता है। आर्टरीज में वाल्व नहीं होते, यानी वो एक जगह बहते रहते हैं, लेकिन वेन्स में वाल्व लगे होते हैं जो एक बीच बीच में बैरियर बनाए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपको बताया। इसके बाद हम अगर हृदय की रचना पर ध्यान दें तो हृदय एक शंकु के आकार की रचना है जिसका 2/3 पार्ट हमारे लेफ्ट साइड में हमारे कार्डियो डायफ्राम के ऊपर और लंग्स के हमारे लेफ्ट साइड में 2-3 भाग में लगा होता है, एक तिकोना शंकु के आकार का। पूरा का पूरा हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है, 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल, राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरा का पूरा हार्ट एक पेरिकार्डियल चैम्बर में बंद होता है। पेरिकार्डियल चैम्बर एक दोहरी परत की, झिल्ली की एक संरचना है जिसके अंदर हार्ट होता है। तो पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है फाइब्रस लेयर या फाइब्रस पैराइटल जिसको हम कह सकते हैं पेरिकार्डियम, और दूसरा है सिरस पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं और इस चैम्बर को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस चैम्बर में जो द्रव भरा होता है उससे हमारे हार्ट पर चोट आदि लगने से बचाव होता है। हार्ट की सुरक्षा के लिए प्रकृति ने ये फ्लूइड यहां पर एक्स्ट्रा फ्लूइड भर रखा है। हम चूंकि आपको मेन पॉइंट्स अपने हृदय की संरचना भी पढ़ रखी होगी, आर्टरीज वेन्स के बारे में बहुत डिटेल से आपके पास जानकारी भी होगी। सब कुछ आपके जानने के बाद यहाँ पर ऐसा जो हम आपको नया बता रहे हैं, कुछ बारीकियां जो आप बीच में छोड़ देते हैं, मैं उसको बताना चाहता हूं। हार्ट की पर
पंप करने की जो कैपेसिटी है वो 7000 लीटर की है। यानी हार्ट में ब्लड आना, पंप करके ब्लड को आगे भेजना, हम पूरा मानक निकाल लें, ब्लड तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ही होता है, लेकिन वो 5 से 6 लीटर ब्लड बार बार हार्ट में आता है, बार बार हार्ट से बाहर जाता है, तो पंप करने की जो उसकी कैपेसिटी है पर डे की वो 7000 लीटर की है। और इस 7000 लीटर में हम आपको यही बता दें कि लगभग 250 करोड़ बार हार्ट हमारा हमारे 70 साल की उम्र में ये पंप करता है। 250 करोड़, अब आप उसका अंदाजा लगा लें। और 15 लाख लीटर, ये 70 वर्ष की उम्र का अगर कोई औसत व्यक्ति है तो लगभग 150 लाख लीटर ये ब्लड पंप किया जाता है हमारे हार्ट द्वारा। तो सोच सकते हैं कि हार्ट को कितनी मेहनत होती है। इसीलिए हार्ट की मसल्स को ने बहुत मांसल बनाया है, उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स बनाए हैं, फ्रीक्वेंसी को देने के लिए उसमें वाल्व लगा रखे हैं। और हमने परसों भी चर्चा किया था कि हमारे आर्किल यानी राइट आर्किल के ठीक ऊपर एक छोटा सा एक पतली झिल्ली का एक पेसमेकर होता है जिसे हम यसे नोड कहते हैं, आरिकुलर नोड कहते हैं। और उसी राइट आर्किल के नीचे साइड में एक और नोड होता है जिसे हम एवी नोड कहते हैं, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। जब ऐसे नोड एक बार बच्चे के जन्म के बाद उसमें कंपन आ जाता है, बच्चे के ऐंठने से, बच्चे के हाथ पैर झटकने से या उसको थपथपी देने से, तो फिर वो पेसमेकर डब डब की आवाज करता हुआ शुरू हो जाता है। और डब डब की आवाज जैसे ढोल बजाते हैं तो उससे तरंगे निकलती हैं, उसी तरीके से डब डब की आवाज जब निकलती है तो वहां से वो तरंगे एक तरीके से उनमें एक तरंग निकलती है, वो एवी नोड से टकराती है। एवी नोड नीचे आकर के वेंट्रिकल को चारों ओर से घेर लेती है और पतले पतले फाइबर्स नर्व्स की बन जाती हैं, जिसे हम हिस ऑफ बंडल या पुरकंजे फाइबर्स कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि ऐसे नोड से चलने वाली तरंगे वो एवी नोड से टकराती, नोड जब वहां तरंगे चलती हैं तो जब एवी नोड से टकराती तो उस दशा में हमारा आर्किल संकुचित हो जाता है, क्योंकि तरंगे नीचे की ओर आ जाती हैं। और तरंगे जब आगे बढ़ती हैं तो नीचे से वेंट्रिकल हमारा डिस्टोलिक कंडीशन में आता है। यानी ऊपर अगर सिस्टोलिक हुआ तो नीचे डिस्टोलिक, अगर नीचे डिस्टोलिक हुआ तो ऊपर सिस्टोलिक। और ये अल्टरनेट कनेक्शन आर्किल और वेंट्रिकल का सिस्टोलिक और डिस्टोलिक कंडीशन केवल एसे नोड और एवी नोड के तरंगों के आगे बढ़ने से और पूरे हार्ट को घेरने के कारण है। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक कंडीशन से हमारे हार्ट में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है और शुद्ध रक्त इससे बाहर निकलता है। जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे हार्ट से निकल किया जाता है। फेफड़ा वहां से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेकर के वहां फेफड़े के साथ ये इसकी कैपिलरीज लगी होती है, जो हमने कल आपको बताया था कि फेफड़े के अंदर एल्वियोली होते हैं, एल्वियोली के से ब्लड की पतली पतली कैपिलरीज लगी होती हैं, तो जो ऑक्सीजन आती है वो इसी एल्वियोली के ब्लड कैपिलरीज से सक कर ली जाती है और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके फिर हृदय भेजा जाता है। यानी लंग्स में जाना और फिर लंग्स से आना, हृदय से लंग में जाना शुद्ध होने के लिए और शुद्ध होकर के फिर हृदय में आना, हृदय से अंगों में जाना शुद्ध होकर के और अंगों से अशुद्ध होकर के फिर वापस आना। इसीलिए हृदय को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन माना गया है, क्योंकि ये 2 बार यही काम करता है, एक बार लेता है एक बार देता है, फिर लेता है फिर देता है। यानी दोनों सिस्टम में इसकी डबल सर्कुलेशन की सिस्टम चलता है। ये हमारे हार्ट की एक और विशेषता है। हमारे हार्ट के पंप करने की जो गति है, हार्ट बीट जिसे आप कहते हैं, जब पेसमेकर चलता है तो एक राउंड, जब एक बार सिस्टोलिक एक बार डिस्टोलिक कंडीशन होती है तो इसको होने में 1 मिनट में हम 70 बार ये काम करता है हमारा हृदय। और हृदय के ये काम करने से हमारी आर्टरीज पर, जो आर्टरीज अंदर की ओर तो बहुत मोटी होती हैं, लेकिन कुछ हमारे मांस हथेलियों में, कंधों पर ये ऊपर दिखाई पड़ती है, ये नसें दिखाई पड़े जहां से आप पल्स रेट लेते हैं, ये आर्टरीज पर हम लिखते हैं। तो आर्टरीज हमारे हार्ट की उस बीट को अपने अंतिम सिरे तक, जहां पे वो मोटी होती है वहां पे उसको हम कैच कर लेते हैं, उसके हृदय की धड़कन वहां तक आती है जब वो पंप
सिस्टोलिक कंडीशन में आता है तो उसकी धड़कन यहाँ पे टिप टिप की आवाज आती रहती है, जिससे हम पल्स रेट लेते हैं। तो ये पल्स रेट हमारी 1 मिनट में 70 बार होती है, यानी पर सेकंड 0.7, हम ये मान सकते हैं 0.7 सेकंड में एक बार हृदय धड़कता है और एक बार धड़कता है। हम ये और टोटल हमारा ये एवी नोड से ये काम होता है। आर्टरीज और वेन्स का अलग अलग इसका सिस्टम है। हम आपको कुछ और हृदय के बारे में, कल हमने आपको ये भी बता दिया था ब्लड प्रेशर के बारे में, आर्टरीज और वेन्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया। पेसमेकर की चर्चा यहां पर हो गई, पेसमेकर के बारे में हमने आपको बता दिया। हृदय की धड़कन किस तरीके से होती है, ब्लड के समदृश्य ही हमारे बॉडी में लिम्फ चैनल भी होते हैं, बिल्कुल वैसे लिम्फ चैनल जैसे हमारे आर्टरीज के होते हैं। और ये लिम्फ चैनल आगे जाकर के लिम्फ के जाल बनाते हैं या लिम्फ चैनल के नेट बनाते हैं। कहीं कहीं पर नेट आपस में एक दूसरे क्रॉस करके लिम्फ ग्लैंड बनाते हैं और इन ग्लैंड में हमारा जो लिम्फ होता है या टिश्यू फ्लूइड से छन करके आया हुआ और ब्लड से छन के आया हुआ द्रव वो वहां पर भरा होता है, जिससे हम ऑक्सीजन की सप्लाई उन संबंधित टिश्यू और टिश्यू के फ्लूइड तक कर पाते हैं। ये हमने आपको बता दिया था। तो इस तरीके से मुख्य सिस्टम आपका हार्ट का हमने कवर किया। 2-3 बातें आपको महत्वपूर्ण है कि लिम्फ और ब्लड का फंक्शन लगभग समान है। ब्लड आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी दो मुख्य पार्ट में है और दो और है ब्लड प्लेटलेट्स। हार्ट का फंक्शन बता दिया। अब इसके बाद आपका एक और फिजियोलॉजी का चैप्टर हम इसी के साथ थोड़ा सा टच कर लें। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, क्योंकि अभी हमने आपका 20 मिनट का समय लिया है। तो श्वसन आपका समाप्त हमने कर दिया, पाचन और रक्त परिसंचरण यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब एक महत्वपूर्ण सिस्टम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा दृष्टिकोण से एक्सक्रेटरी सिस्टम है। एक्सक्रिएट करने का, हम क्या एक्सक्रिएट करते हैं? हम वो सभी अपने बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं, वो सारे मिनरल्स या सारे सब्सटेंस या सारे कंपाउंड जो शरीर के ऊतकों के लिए, कोशिकाओं के लिए या शरीर के अंगों के लिए हानिकारक होते हैं। हम एक्सक्रिएट करते क्यों? क्योंकि ये प्रकृति की एक अपनी व्यवस्था है। हमारे में शरीर में डाइजेशन ऑटोनोमिक फंक्शन है, हमारे शरीर में हृदय का धड़कना ऑटोनोमिक फंक्शन है, हमारे शरीर में बनना ऑटोनोमिक सिस्टम है। यानी ये स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जिस पर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारे मन का कोई अधिकार नहीं है। प्रकृति ने दो तरह के सिस्टम बनाए हमारे शरीर में, एक हमारे मन के अनुरूप चलने वाले और एक हमारे बिना मन के चलने वाले। जिनको स्वतः चलना है, स्वतः नियंत्रित होना है, उनका काम समाप्त हो गया तो उनको पता चल गया कि हमारा काम समाप्त हो गया। और हृदय और फेफड़ा ये दोनों आजीवन चलने वाले हैं, जिनको नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारा जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से, तो वहां से चेतनाएं हमारे मस्तिष्क को अनुभूति दिलाती हैं। हमारे स्किन में और वहां के जो यूरिनरी ब्लैडर के आसपास की टिश्यूज हैं उनमें एक चिंचिनाहट होती है, हमको एक उत्तेजना होती है और हम यूरिन पास करने चले जाते हैं। हमारे शरीर में हार्मोनिक क्रिया भी होती है। हार्मोन्स के बिना शरीर की कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। जैसे एंजाइम्स उत्तरदायी हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स में कुछ बेसिक अंतर है। हार्मोन्स क्रिया में भाग ले लेते हैं, एंजाइम्स क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलते हैं, अल्प मात्रा में निकलते हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रकृति ने हमारे शरीर में
तमाम तरह के एक्सोग्लैंड और एंडोग्लैंड्स बनाए हैं जो एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, और एंडोक्राइनो सिस्टम में जब हम आपको बताएंगे तो वहां पे इसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारे शरीर में एक ही है जिसको हम किडनी कहते हैं। ये लगभग 6 से 12 सेंटीमीटर तक हमारे दो किडनी हमारे डायफ्राम के नीचे दोनों साइड में होती हैं, और इनका मुख्य फंक्शन है कि ये बॉडी से नाइट्रोजनस सब्सटेंस को, नाइट्रोजनस कंपाउंड को हमारे शरीर से पानी के साथ मिला करके यूरिन के रूप में बाहर निकालती है। क्योंकि नाइट्रोजन पहले अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया पानी के साथ मिलकर के अमोनिया और CO यानी NH2CO NH2 जिसमें कार्बन और मोनोऑक्साइड भी होती है, ये मिलकर के यूरिया बनता है। यूरिया में जब हम पानी यानी H2O मिला देते हैं तो फिर वो यूरिन बन जाता है। यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया, उसमें कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के यूरिया, और फिर पानी मिला देते हैं तो वो यूरिन बन जाता है। और ये पूरा प्रोसेस, नाइट्रोजन हमारा कहाँ से निकलता है? हमारे लीवर, इसमें तमाम तरह होते हैं जहां से नाइट्रोजन पदार्थ हमारे शरीर में निकलते हैं। ये आपको मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ये तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे लीवर की कोशिकाओं में होती हैं, कुफर सेल्स में, और उनसे होने के बाद ये नाइट्रोजनस पदार्थ हमारे ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड भोजन के द्वारा भी तमाम अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण कर लेता है जो पचने के बाद अवशेष होते हैं, तो वो ब्लड हमारे सीधे किडनी में भेजा जाता है। किडनी की एक व्यवस्था है कि हमारे किडनी में एक कपनुमा एक स्ट्रक्चर है, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं उसका, कपनुमा, और पूरा का पूरा एक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होता है। तो लगभग एक किडनी में 80 से 200 यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स एक तरफ से एफरंट ब्लड वेसल्स को अपने अंदर लेते हैं और दूसरी तरफ से एफरंट ब्लड वेसल्स को बाहर निकालते हैं, और बोमेंस कैप्सूल में करके ये एफरंट और एफरंट आपस में इतने उलझ जाते हैं वहां पर इनका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक उस तरीके से जैसे भीगे कपड़े को हम ऐंठते जाए तो पानी छनने लगता है, और बाद में पानी खत्म हो गया तो हम उसको खोल सकते हैं, वैसे ही एक तरफ से जिधर से ब्लड आता है उधर की दीवार मोटी होती है, एफरंट आपका मोटा होता है और एफरंट आपका पतला होता है। एफरंट ब्लड को लाता है और एफरंट ब्लड को आगे बढ़ाता है, लेकिन जो एफरंट ब्लड लाता है उसमें नाइट्रोजनस पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो बोमेंस कैप्सूल में आकर के रीनल कैपिलरीज के माध्यम से छन जाते हैं। तो जो वहां पे होता क्या है कि ब्लड के अंदर जो पानी के साथ हानिकारक पदार्थ हल्के होके वो छन जाते हैं, नीचे यूरिन में आ जाते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लटक जाते हैं, और वहां से वो चले जाते हैं कलेक्शन ट्यूब में, और कलेक्शन ट्यूब के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में। और एफरंट जो निकलता है वो एफरंट से पतला होता है कि आगे इधर से मोटी नली आ रही है और आगे वो पतली हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आप स्टोव में हवा भरते हैं तो पिन पतला होता है, नीचे से ऊपर क्या जाता है? तेल, लेकिन जब वो बर्नर गर्म हो जाता है तो वो फुहार बन जाता है। इसी तरीके से पिचकारी आप देखिए, प्रेशर पीछे से मोटा होता है और आगे छोटा होता है, जब हम प्रेशर देते हैं तो आगे फुहार की तरह निकलता है। तो इसी तरीके जब ब्लड एफरंट में मोटे में प्रवाह धीमा होता है लेकिन ब्लड तेज आता है, और आगे उसका व्यास पतला हो जाता है, नली पतली हो जाती है, तो आगे प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब आगे प्रेशर बढ़ रहा है और इधर से ब्लड आ रहा है तो वो मजबूर है कि उनको वहां पे छन्ना, वहां पे उनका प्रेशर कैपिलरी में बढ़ जाता है, बोन्स कैप्सूल में उसका प्रेशर बढ़ जाता है। भी देखती है कि बाय द वे जैसे हम घर में चाय छानते हैं छन्नी लगा करके, बहुत अच्छी छन्नी हो तब भी एक आध चाय की पत्ती हमारे कप में दिखाई पड़ जाती है। जब आप चाय पी करके प्याले को छोड़ते हैं तो नीचे चाय की पत्ती कुछ हल्की सी जमी दिखाई पड़ती है। प्रकृति को इतनी बारीकी से पता था कि बाय द वे अगर बोमेंस कैप्सूल में कुछ छन्ने से रह जाए तो क्या करें, क्या उसको हम यूरिन में निकाल दें? सपोज कीजिए ग्लूकोज चलाया यूरिन में, या कार्बोहाइड्रेट चलाया, या कोई विटामिन चलाया, या कोई अन्य पदार्थ चलाया जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, उसको ब्लड में जाना चाहिए था, वो यूरिन में चलाया। तो प्रकृति ने क्या किया, एफरंट को घुमाया और इधर से यूरिनरी जगह उनको दोनों को फिर मिला दिया, और इतना जटिल मिलाया कि आपस में आयोटोनिक प्रेशर उनमें आ गया, जिसमें ज्यादा हल्का होगा वो गाढ़े वाले की तरफ चला जाएगा और जो गाढ़ा होगा वो हल्के वाले को खींच देगा। तो इस तरीके से ब्लड के इसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण।
दोबारा वो पुनः एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जिसमें जो लाभ को से आपस में बदल लेता है। और अगर ब्लड में कोई हानिकारक पदार्थ चला गया तो वापस आएगा यूरिन में, और यूरिन में कोई लाभदायक आया है तो वापस जाएगा ब्लड में। ये भी प्रक्रिया आपको पढ़ाई गई होगी, बताई गई होगी। मैं इस पर कल कुछ डिटेल दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास समय है। मैं आपको वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम रीअब्जॉर्प्शन भी करते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन कुछ हमारा शुद्ध रक्त बचता है वो भेजा जाता है हृदय को, और हृदय उसको पंप करके विभिन्न अंगों को सप्लाई कर देता है। ये हमारे सिस्टम की एक रूपरेखा है जहां से हम एक्सक्रेट करते हैं बॉडी को। तो हमारे बॉडी में एक्सक्रेटरी सिस्टम एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसके अलावा भी हम स्किन के द्वारा भी एक्सक्रेट करते हैं, हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं वो भी हम एक्सक्रेट करते हैं। हमारे शरीर पर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जब हमारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं तो हम अंदर से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने स्किन को बार बार रब करते हैं, बार बार स्किन पे गर्मी लाते हैं। करने के प्रकृति ने अपने साधन दे रखे हैं बॉडी में, जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को हम बाहर निकालते हैं। ये एक एक्सक्रेशन ये भी है, जो मल पदार्थ हमारे होते हैं हमारे रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर चले जाते हैं। तो ये एक मुख्य चैप्टर्स आपके साथ हैं। कल हम एक्सक्रेशन को आगे उठाएंगे और हार्मोन्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज कुछ बातें आपसे मैंने बहुत तेजी से आज इस क्लास को इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे बड़े इत्मीनान से बात करूं, लेकिन आज समय कुछ कम रहा। हाँ, जरूर कहूंगा कि हमारे कुछ साथी ये कह रहे हैं कि आप क्लास कंटिन्यू रखें और मेडिका और फार्मेसी को आप कंटिन्यू रखें, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप मुझे इसके लिए बाध्य न करें। मैं अपने कुछ निजी व्यक्तिगत कारणों से 15 दिन में बाहर का प्लान बना रहा हूं, हालांकि अपने जिले से बाहर गांव का कार्यक्रम है। तो ऐसी दशा में मैं आपसे 15 दिन दूर रह पाऊंगा, और गांव पर हो सकता है कि नेट प्रॉब्लम हो या हमारे पास इतनी सुविधा ना हो, गांव पर लाइट वगैरह भी नहीं रहती है। और तब तक मैं अपने आप को मेंटेन कर लूंगा, और आप भी अपने आप को मेंटेन कर लें कि मेरा जो क्लास 10 तारीख को समाप्त हो रहा है उससे आप कितना सीखे हैं। मैं जितनी जल्दी आ जाऊंगा उतनी जल्दी मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा। दवाओं के बारे में आप सब बार बार हमारे पास कहते हैं कि मेरे बगल में ये रोगी बैठा है, या मेरे पड़ोस में ऐसा है, या मेरे चाचा जी हैं, भतीजे हैं, आप इनकी दवा बताएं। मैं आपको दवा तो बता देता हूं, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं होता। मैंने किसी को निराश नहीं किया। जितने लोगों ने मुझसे विभिन्न चरणों में दवाइयां पूछी, मैंने उनको नोट कराया, खाने का तरीका बताया, लेकिन मेरे मन में विश्वास ये नहीं होता कि आप उसको अच्छी तरह फॉलो कर पाए कि नहीं फॉलो कर पाए, क्योंकि अभी मैंने आपको दवाइयों को सिलेक्ट करने के आसान तरीके नहीं बताए। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग एक ही है, तो विभिन्न रोगों के नाम से आप इसकी दवा बता दीजिए, आप इसकी दवा बता दीजिए, तो मैं फिर या तो पहले मैं आपको ये समझाऊं कि आप रोग कुछ नहीं होता है, बार बार वही चीज मैं समझाऊं। तो ज्यादा अच्छा ये है कि जब मैं आपको मैट्रिया मेडिका बताने लगूंगा तो मैट्रिया मेडिका बताने के समय जैसे कोई एक शिकायत उठाऊंगा कि लोग कोई रोगी आया है, उसको ये शिकायतें, हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि आप ऐसे ऐसे फार्मूले बताइए जो आपने 30 साल 36 में अपने अनुभव में, तो मैं वो फार्मूले उठा करके आपको बताऊंगा और एक एक फार्मूले पर चर्चा करूंगा कि मैंने इस शिकायत ये दवा क्यों रखी है। जैसे आज एक सज्जन ने ओवेरियन सिस्ट पर एक कोई बिजनौर के हमारे एक साथी हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से थोड़ा सा विवाद बढ़ जाता है लोगों में। हमारे एक साथी उन्होंने कहा कि साथियों ने कहा कि ईएच का टेस्ट तभी है जब ओवेरियन सिस्ट को गलाया जाए। और उन्होंने कहा कि सर मैंने कुछ सिस्ट गलाए हैं, ओवेरियन सिस्ट का तो नहीं गलाया, लेकिन कुछ अलग से सिस्ट अन्य ऑर्गन के गलाए हैं, तो मैंने ये दवाई दी थी। मैंने उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, मैंने कहा इसको आप लें। तो इस तरीके से जब आप दूसरी पैथी वाले आपको चैलेंज करने में लगे रहते हैं कि देखें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या है, तो मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के वो आसान तरीके आपको बताऊं जिससे आप वास्तव में एक नया तरीका उभर के आपके सामने और आप उन किताबों में ना भटकें। हमारे पास दिन भर में तमाम ऐसे, अब तो मैंने ग्रुप बना दिया है, हमारे कुछ साथी ग्रुप से भाग गए हैं, वो वही लोग भागे हैं जो हमसे या तो जलते होंगे या मेरे क्लास का विरोध करते होंगे, क्योंकि वो अपने सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। मैंने उस ग्रुप को ओनली फॉर एडमिन कर रखा है। मैंने आपसे कहा है कि आप ग्रुप में मेरी बात सुन लीजिए, और आपको कोई व्यक्तिगत बात है तो आप मेरे पास पर्सनल कर दीजिए। आप ग्रुप में हमसे बहस करना चाहते हैं कि 4 लोग उसमें देखें कि देखिए डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव क्या, फलाना क्या लिख रहा है, उस बवाल से मुझे दूर रखिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। आप जो भी हमारे साथी हमारे व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, मैं तत्काल उसका जवाब दे रहा हूं, चाहे मुझे पैराग्राफ ज्यादा बनाना पड़े या छोटा बनाना पड़े।
तो मेरा निवेदन यह है कि आप अपने सवाल हमारे पर्सनल नंबर पे करिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हम जो भी सीखे हैं वो हम सब आपको बताएंगे और एक एक बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखें। 3 साल का कोर्स आप 1 महीने में मैं आपको बता दे रहा हूं, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूं। मैं तो कल भी कह रहा था मैं आपको डॉक्टर नहीं बना, मैं उन डॉक्टरों को रिफ्रेश कर रहा हूं जो डॉक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं। हम न्यू कॉमर्स को पढ़ा थोड़ी नहीं, हम कोई उनका क्लास थोड़ी ले रहे हैं कि उनको हम 3 साल का कोर्स पढ़ा रहे हैं। इस नाते कृपया आप प्रतीक्षा करें, मैं आपको फार्मेसी भी बताऊंगा और वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपके दिमाग में हैं। आप अभी एक सज्जन ने मुझसे कल सवाल किया, डॉक्टर साहब ये बताइए कि S1 S2 S3 बनाया गया, S4 मैटी जी ने क्यों छोड़ दिया, फिर S5 तक चले वो, फिर S6 बनाया उन्होंने, फिर S7 S8 क्यों छोड़ दिया, 9 क्यों छोड़ दिया, सीधे 10 पे क्यों चले गए? कारण कुछ होगा, इस कारण तक आप प्रतीक्षा कीजिए हमारे सवाल के और अपने जवाब के। कुछ लोगों ने कहा आप डाइल्यूशन और टेम्परामेंट के बारे में बता दीजिए, तो मैंने डाइल्यूशन और टेम्परामेंट को तो पहले खत्म कर दिया है, ऑड फोर्स को मैंने पहले खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी जब मैं मेटिया मेट का बताऊंगा तो मैं आपके इन सवालों का उत्तर भी कारण सहित दूंगा। तब तक आप प्रतीक्षा करें मेरे जून के क्लास का आरंभ होने का। तो आज तक के लिए बस इतना ही, आपसे मैं इजाजत चाहूंगा।